H&M strategic management process has been successful in helping the company to achieve its long-term goals. The company has a strong track record of growth and profitability and it is well positioned to continue to succeed in future. ठीक है, conclusion क्या हो, इससे अपना नाम बना लिया है इस इंडस्ट्री के अंदर और ये स्वीडिश बेस्ड कंपनी है और पूरी दुनिया में अपना नाम बना रही है और ये मौजूद है सबके सामने, ठीक है, प्रोग्रेस कर रही है. Conclusion: the strategic management process is an essential tool for garment manufacturing companies in today's competitive global market. By following the steps outlined above and take into account the unique challenges and opportunities of the industry, garment manufacturing companies can develop and implement strategies that will help them achieve their long-term goals and succeed in competitive global market. ठीक है, जो ये चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखा जाए जो ऊपर बता दी गई और इस तरह से लेके जो इस गारमेंट फैक्ट्री के अंदर काम है वो अपनी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की जा सकती हैं, उनको बनाया जा सकता है, उन जगहों पे नज़र रखी जा सकती है, किस तरह कंट्रोल करना है, सब चीज़ों को लेके निश किस तरफ तवज्जो देनी, कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, निशेस बताई और डिफरेंट चीज़ें, उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम किस तरह से अपनी जो है गारमेंट फैक्ट्री लेके वो आगे चल सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ फॉर्मुलेट कर सकते हैं. ठीक है, स्ट्रैटेजीज़ का वर्ड कहाँ से निकला था? कहाँ से? मिलिट्री से निकला था ना. कहाँ से निकला था? मिलिट्री से निकला था स्ट्रैटेजीज़ का वर्ड. ठीक है, स्ट्रैटेजी जो है मिलिट्री में फॉर्म होती थी जब दुश्मन से लड़ाई के लिए जो है हम कोई स्ट्रैटेजी अपनी फॉर्म किया करते थे, कोर्सेज ऑफ एक्शन लिया करते थे. जो भी प्लान हम उठाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोर्सेज ऑफ एक्शन बोलते हैं. कि हमने जो प्लान्स बनाए थे, फॉर्मुलेट किए थे, हमने ऑल्टरनेटिव्स फॉर्मुलेट किए थे, वो जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनका नाम क्या होता है? उसमें से कोई उठा रहे हैं, ए उठा रहे हैं, तो वो ए क्या है? कोर्सेज ऑफ एक्शन. कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब है कि ये चीज़ उठा रहे हैं हम, इस पे एक्शन ले रहे हैं. एक्शन, तो ये एक्शन भी मिलिट्री से ही आया कि वो कहते हैं ना एक्शन, जैसे ये इस तरह करते हैं, तो वो भी मिलिट्री से ही आया. कॉम्पिटिटर्स जो है, कॉम्पिटिटर्स हमेशा याद रखना, कॉम्पिटिटर्स जब हम कहते हैं तो कॉम्पिटिटर्स कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी एकदम से उठा लेते हैं. मसलन अगर वो वेल एस्टेब्लिश है और कोई नया, जिस तरह मैंने अभी बिन सईद की मिसाल दी, कोई नया क्रॉलिंग बेबी आ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो एकदम से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देता है. क्योंकि देखो जो नया आने वाला एंट्रेंट है ना, उसको चीज़ें ज़्यादा महंगी पड़ी होती हैं क्योंकि अभी उसके ताल्लुकात इस्तवार नहीं हुए होते. जिस तरह हमने कहा सप्लायर से इस्तवार हो गए, कम्युनिकेशन अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती अपने स्टेक होल्डर्स के साथ. स्टेक होल्डर्स में मैंने बताया सप्लायर्स आ गए, फैसिलिटेटर्स आ गए, यानी वो जो आपको फाइनेंसेस कर रहे हैं और बहुत सारे, तो वो नया होता है अभी. ठीक है, तो उसको हर चीज़ में मुश्किल आ रही होती है. पहले तो उसकी फेस वैल्यू नहीं होती इतनी. फेस वैल्यू का मतलब है कि जब फेस वैल्यू नहीं होगी, आप कहीं से लोन मांगने के लिए जाओगे, कोई आपको देगा नहीं, वो कहेगा सिक्योरिटीज़ रखवाओ, मेरे पास ये रखवाओ, वो रखवाओ. लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं मार्केट के अंदर, तो इसका मतलब है कि अब आपके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हर किसी से मिले हुए हैं. अब आप अगर और आपको ज़रूरत पड़ती रहती है कि फाइनेंसेस की. देखो हमेशा बड़ी से बड़ी कंपनी भी हो तो उसको क्या होता है? रोलिंग थ्रू. सिर्फ ये नहीं होता कि उसे पैसे भरने हैं और जाके जमा करा देना है बैंक के अंदर, उसके इतने सारे बड़े अकाउंट जमा हैं. ऐसा नहीं होता कभी भी. हमेशा याद रखना कि जो बड़े इदारे होते हैं इन्वेस्टमेंट, उनको भी लोन्स की ज़रूरत पड़ जाती है, पड़ती रहती है. और वो लोन्स लेने के लिए जब जाते हैं तो उनकी फेस वैल्यू इतनी बनी हुई होती है कि मसलन वो कहता है, वो लोन लेने के लिए गया, मुझे 2 करोड़ की ज़रूरत है, तो वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे क्या कहेगा कि ठीक है सर, वो तो सब है, आपका हो ही जाएगा, लेकिन आप एक ये जो आपका फॉर्मेलिटी पूरी कर दें, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर साइन कर दें, पेपर्स के ऊपर कुछ रखवा दें सिक्योरिटी के लिए. तो वो ढूंढता है, जाके कहता है मेरे पास तो सिक्योरिटी के कोई इतने सस्ते पेपर्स नहीं है, मेरे पास जो कम से कम सिक्योरिटी है वो भी 10 करोड़ की मसलन होगी, चाहिए उसे 2 करोड़ है, वो पेपर 10 करोड़ के जाके मसलन रखवा देता है. तो वो कहता है, तो वो उनकी फेस वैल्यू इतनी बनी हुई होती है मार्केट के अंदर, और ये होता है, तो वो कहता है मेरी फ़लानी बिल्डिंग है, इसके पेपर्स रख लो जैसे, या मेरी फ़लानी गाड़ी है, या फ़लाना जो भी है उसके वो पेपर्स. तो वो इस तरह करके जो है सिक्योरिटीज़ रखवा देते हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है. तो जो नया क्रॉलिंग बेबी, अभी मैं ये बताना चाह रही थी कि आया है, मतलब बिन सईद जैसे आया, इतने बड़े बड़े जाइंट्स खड़े हुए थे आपके, गुल अहमद खड़ा हुआ था, अलकरम खड़ा हुआ था, और बहुत सारे इस तरह के जो खड़े हुए थे. तो उसके बीच में जब ये आया तो फिर क्या हुआ कि इसके लिए मुश्किल था बूस्ट करना, क्योंकि इसको हर चीज़ से निमटना था. ठीक है, इनके पास बिल्डिंग्स नहीं थी, इनके पास जो है वो ताल्लुकात नहीं थे, ये कम्युनिकेशन जो मैंने बताया स्टेक होल्डर्स के साथ ये अच्छी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन इन्होंने उस सब चीज़ों से ये गुजरे और उसके बाद अपने आप को मनवाया, निश के ऊपर काम किया. मैंने बताया फोकस्ड, इनकी स्ट्रैटेजी फोकस थी, इन्होंने फोकस्ड निश के ऊपर काम किया और फिर ये जो है ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए. तो ये सबसे ज़्यादा, अगर छोटी भी नहीं है तो उनको भी घबराना नहीं चाहिए,
उनको जो है वो ऐसी जगहों पे काम करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी से ही रिलेटेड 2 वर्ड्स बताऊंगी, एक है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी और एक है रेड ओशन स्ट्रेटजी। ये ब्लू ओशन क्या होती है, कुछ याद है? ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या होती है? ब्लू ओशन स्ट्रेटजी उसे कहते हैं कि जब समंदर में मछली है, ठीक है, समंदर में पानी है, तो ब्लू ओशन का मतलब है कि अभी पानी साफ है, ठीक है, आप वहाँ के ऊपर जा सकते हैं, आप वहाँ के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, आप जो कुछ चाह रहे हैं वहाँ के ऊपर काम आप शुरू कर सकते हैं, बिजनेस आपके लिए जगह मौजूद हैं। लेकिन रेड ओशन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि बहुत सारी मछलियाँ जो आपस में गुत्था हैं, ठीक है, वहाँ पानी क्या हो चुका है, रेड हो चुका है, ठीक है, तो वहाँ जाते वक्त थोड़ी एहतियात बरतें, ठीक है, तो वहाँ पहले से इतने खिलाड़ी मौजूद हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। एक तो ये, और एक बात ये मैं बताना चाह रही थी कि जो आपका कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी इख्तियार करता है, हमेशा याद रखना कि वो ये नहीं होता कि एकदम से आपके लिए गने लेके खड़ा हो गया, ठीक है, या उसने आपका रास्ता ब्लॉक कर दिया, कांटे बिछा दिया आपके रास्ते में। क्या करेगा वो आपके खिलाफ कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेगा तो क्या कर सकता है वो एकदम से, वो अगर वेल इस्टेब्लिश है तो वो एकदम से अपनी प्राइसेस क्या करेगा, नीची कर देगा, क्योंकि आपको हर चीज़ महंगी पड़ रही है। अभी आप सुई गैस वाले के पास भी जा रहे हो, मेरी इंडस्ट्री में गैस की भी या एनर्जी की भी ज़रूरत है या कुछ भी है, तो वो भी आपसे कह रहा है ओ हो नई नई इंडस्ट्री लगाई है ना कुछ, यानी हमारा भी ख्याल करें आप। तो आपको जो रिलेशनशिप जो डेवलप करने में टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है, वो लोगों की पहले से उनकी डेवलप्ड है, तो फिर क्या है कि उनके लिए आसानी, वो एकदम से आपके ऊपर हमला क्या करेंगे, अपनी प्राइसेस एकदम से नीची कर दी उन्होंने। लोग सारे के सारे कस्टमर क्या चाहता है, सस्ती चीज़ें लेना चाहता है, सारे के सारे कस्टमर टूट के कहाँ चले जाएंगे, उन लोगों के पास चले जाएंगे, और वो जो नया उसको और प्रॉब्लम्स का सामने, यानी जो उसकी जेब में आ भी नहीं रहा था, सिर्फ उसके कर्जे ही उतर रहे थे पूरे, यानी अगर वो कुछ नई चीज़ लेकर आया था तो वो उन चीज़ों से शुरू में तो यही होता है ना कि 4 साल तक कहते हैं कि वो अपने कर्जे ही उतारता रहता है इंसान, जो चढ़े हुए होते हैं, जो लेके वो काम शुरू करता है, तो वो ही उतारने के मरहले में था कि आपने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला क्या किया कि आपने एकदम से प्राइसेस लो कर दी। तो वो जो है इस तरह के चीज़ों से बचते हुए, तो वो बचते हुए जो है इन्होंने जो कैसे लोग निकल सकते हैं, तो वो एक तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी इख्तियार करें, फोकस करें, डिफ्रेंसिएशन करें, जो बताया मैंने कि वो नए जो क्रॉलिंग बेबी हैं वो भी क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि वो इस तरह से जो है वो अपनी जगह मार्केट के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी टाइम मुझे बता दो क्या हो गया, 10 मिनट रह गए, 5:30 हो गए, 6:30 हो गए, अच्छा आधा घंटा है अभी। हम जल्दी से एक नया टॉपिक जो है वो मैं 2 सवाल तैयार करके लाई थी, तो वो दूसरा भी हम स्टार्ट कर देते हैं, और वो है आपका बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडिशनल और बाउंड्री लेस। ये सवाल आया हुआ है आपका आई थिंक 2018 में, ये सवाल आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है। तो मैं इसलिए, क्योंकि हमें ज़ाहिर है ये रिकमेंड किया गया था कि भाई आप पास पेपर से ही आपने कराना है, तो पेपर की तैयारी कराएं, तो फिर मैं ये वाला जो आपका ट्रेडिशनल एंड, देखो जो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहाँ पे हैं, नीचे लिखा होगा, टी पे आ जाओ, ट्रेडिशनल एंड बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये कहाँ से खोला हुआ है तुमने, ट्रेडिशनल एंड बाउंड्री लेस बोरिंग, जी ट्रेडिशनल एंड बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये सवाल आया हुआ है 2018 में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड इन 2 मेजर फॉर्म्स, ट्रेडिशनल एंड बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस discuss their different types, characteristics as well as their relative advantages and disadvantages in comparison to each other, ठीक है। इनके कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसानात, ये सारी चीज़ें भी आपको बतानी है। तो different types of characteristics and relative advantages and disadvantages of traditional and boundaryless organizations, ये देख लेते हैं हम। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी आपको नाम से ही पता चला ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होंगी, जो बरसों से चली आ रही है, इनका एक अपना पैटर्न बना हुआ होता है, और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द हमें आसानी से नजर आ जाती हैं। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर विद क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड अ फोकस ऑन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब जो चीज़ लिखी गई है लॉ रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक है, उसी तरह से सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल ऑर्डर में होगी, ज़्यादातर टॉप टू डाउन होती है। ज़्यादातर कैसे होगी, टॉप टू, यानी जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आपने क्या करने हैं, नीचे वालों ने फॉलो करने, एम्प्लॉइज़ ने फॉलो करने।
तो इस तरीके से चलेगी। तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरेक्टराइज बाय हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर जो हमेशा कैसा नजर आएगा, ज़्यादातर हायरार्कीज बनी हुई होंगी। हायरार्कीज का मतलब होता है ऊपर एक चेयरमैन बैठा हुआ है, नीचे उसके 2 जो हैं वो मैनेजर्स बैठे हुए, उन मैनेजर्स के अंडर में 3 असिस्टेंट मैनेजर्स बैठे हुए, फिर उनके नीचे जो डिपार्टमेंट्स बने हुए, फिर डिपार्टमेंट्स के अपने मैनेजर्स हैं, फिर वो और उनके नीचे सुपरवाइजर्स और फिर उनके नीचे वर्कर्स। तो पूरी हायरार्की इस तरह से पूरी बनी हुई होती है, पूरी फॉर्म्ड होती है। तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी, सबको अपनी अपनी लाइंस पता होती हैं कि मुझे कहाँ से एंटर होना है, कहाँ जाना है, कौन सी सीट के ऊपर जाके बैठना है और काम शुरू कर देना है। तो ये बड़ी डिफाइंड होती हैं, बड़ी क्लियर होती हैं लाइंस ऑफ अथॉरिटी। एंड फोकस ऑन फॉर्मल कम्युनिकेशन, फोकस होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, कंट्रोल में हर चीज़ बिल्कुल कंट्रोल्ड होती है, ठीक है, ऑर्डर में होती है हर चीज़। दे आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, टिपिकली डिवाइड होते हैं ये डिपार्टमेंट्स की शक्ल में होते हैं। सबको पता होता है कि ये वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये वाला सेल्स डिपार्टमेंट है। जैसे सारे डिपार्टमेंट्स होंगे वो सारे जो हैं वो बिल्कुल ऑर्डर में अपने मौजूद होते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर अलाउज फॉर एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, बहुत ही एफिशिएंट स्ट्रक्चर होता है, कंट्रोल होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी स्लो एंड अडेप्ट टू चेंज एंड कैन लिमिट एम्प्लॉई ऑटोनॉमी। लेकिन यहाँ के ऊपर जो है वो एम्प्लॉय को इतनी ज़्यादा आज़ादी हासिल नहीं होती। वो मैंने बताया कि हर चीज़ डिफाइंड होती है, ऑर्डर्स टॉप से आ रहे होते हैं, उनको फॉलो करना होते हैं। तो अपनी तरफ से एम्प्लॉय जो है वो अपनी कुछ क्रिएटिविटी या इस तरह दिखाने को इन ऑर्गेनाइजेशन में पसंद नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं जगह निकल आती थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। इनकी टाइप्स हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो देखना इनकी टाइप्स, पहली आएगी लाइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तीसरी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? जो आपको हायरार्की में जिस तरह स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ऊपर आपके जो है बॉस बैठा हुआ है और नीचे उसके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इस तरह की हायरार्कीज बनी होती हैं, ये लाइन अथॉरिटी या लाइन फंक्शन कहलाता है। तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के हिसाब से होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया डिपार्टमेंट है, यहाँ पे फाइनेंस का काम होगा, यहाँ पे मार्केटिंग का काम होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, यहाँ पे सेल्स होगी। तो वो इस तरीके से जो सारे जो डिपार्टमेंट्स आपके बने होते हैं फंक्शन के लिहाज से, तो वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। मैट्रिक्स जो होगी वहाँ के ऊपर आपको इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन यानी लाइन और फंक्शनल अथॉरिटी साथ साथ नजर आएगी। और ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ आजकल जो ज़्यादातर मौजूद हैं वो ऐसी मौजूद हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि लाइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नहीं, अगर ये सवाल आ जाता है तो मौजूद हैं, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद आप लोग, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी और इसके अलावा फौज, ठीक है। ये इस तरह की ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जहाँ के ऊपर बिल्कुल ऑर्डर्स आते हैं उनको फॉलो करना होता है और इतना इधर से उधर नहीं हो सकते आप। तो ये बड़े डिफाइंड यहाँ के ऊपर लाइन होती है, बड़ी डिफाइंड अथॉरिटी होती है, बड़े डिफाइंड हर चीज़ होती है, किसने आना है, किस तरह से कुर्सी पे बैठना है और उस तरह से काम शुरू कर देना है। तो इसमें आप बिल्कुल इधर उधर इतना सा नहीं कर सकते। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आमतौर पे वो वाली होती हैं जिस तरह आपकी प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी चीज़ बन रही है, जिस तरह अभी मैंने लाइव बॉय के अंदर आपको बताया कि वहाँ के ऊपर क्या है, अथॉरिटी भी चल रही है, लाइन फंक्शन भी चल रहे हैं, साथ में प्रोडक्ट उनके डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं। तो वो दोनों मिक्स इस किस्म का मैट्रिक सिस्टम बना हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी कौन कौन सी हैं? हायरार्की है, सबसे पहले बनी हुई होगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा, यानी एक कोई जगह सेंटर होगी जहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो तमाम इनकी जो ब्रांचेज हैं जितने भी जहाँ हैं वो उनको फॉलो किया जा रहा होगा। हायरार्की, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ क्लियर हायरार्की विद वेल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये मैंने बता दिया अच्छा सा। फॉर्मल कम्युनिकेशन बता दिया, ज़्यादातर टॉप से डाउन होगी, इसमें थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर मैंने कहा मोस्टली जो कहा जाएगा वो टॉप टू डाउन ही होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन इन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज टिपिकली फॉर्मल एंड फॉलोज अ चेन ऑफ कमांड। Division of labor, traditional organizations have a high degree of division of labor with each employee specializing in a particular task, ठीक है। Division of labor बहुत ज़्यादा देखभाल के रखी जाती है क्योंकि जो बंदा आपके लिए रखा जाएगा वो उस चीज़ से बिलोंग करता हुआ होगा। जिस तरह मैं आप बहुत सारी जगहों पे मैं ये कहती रहती हूँ, एग्जाम्पल देती रहती हूँ, बढ़ई की जगह माली को नहीं रख सकते, माली की जगह बढ़ई को नहीं रख सकते, ठीक है। वो जैक ऑफ ऑल नहीं होगा बल्कि स्पेशल मास्टर्स होगा। हर चीज़ का जो है वो स्पेशलाइजेशन आएगी कि वो उसी से बिलोंग करता है। मसला मैं कहूँ कि जो है बहुत बड़ी जगह से कोई इंजीनियर की डिग्री लेकर आया लेकिन आपको ज़रूरत है किसी डॉक्टर की, हार्ट स्पेशलिस्ट की, तो वो इंजीनियर उसकी जगह वर्क नहीं कर सकता। तो ये चीज़ यहाँ के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कहना चाहिए ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं,
ठीक है। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर, सेंट्रलाइज कंट्रोल, यानी एक जगह से आपको ऑर्डर्स आ रहे होंगे वो आपने फॉलो करने हैं। डिसीजन इन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर टिपिकली मेड एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, ठीक है, यानी ऊपर से ज़्यादातर आ रहे होते हैं, जो मैंने कहा मोस्टली ऐसा ही हो रहा होता है कि ऊपर से ही आ रहे होते हैं, उन्हीं को फॉलो करना होता है। रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब देखो कुछ फ़ायदे भी होते हैं किसी चीज़ के। एक काम जब आप बार बार करेंगे तो उससे आप में महारत आ जाती है, ठीक है, आपको उसकी जो है कोर्स वो पता चल जाती हैं और आप उसको और एफिशिएंटली कर सकते हैं, तो ये एक फ़ायदा इसका होता है, एफिशिएंसी आ जाती है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी वेरी एफिशिएंट स्पेशली इन रूटीन टास्क। एफिशिएंसी मैं आपको बिजनेस में बार बार बताती रहती हूँ कि दो तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इफेक्टिव और एक पढ़ते हैं एफिशिएंट। एफिशिएंसी क्या होती है कि किसी भी चीज़ को जब हम काम करते हैं तो मिनिमम आउटपुट के साथ मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालनी, ठीक है, कम से कम आप डालो और ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। ऐसा ना हो कि जब आपकी प्रोडक्ट तैयार होके आए तो फिर आपके बिजली के बिल, जो बिजली खुली रह गई, बिजली के बिल आ रहे थे बड़े बड़े, वो जो पैसा आया वो सारा किस में चला गया, बिजली के बिलों में चला गया। मसलन कोई चीज़ जो आप इनपुट डाल रहे थे वो ज़ाया हो गई मसलन, तो अब वो दोबारा से आपने मंगवाना है, रॉ मटेरियल या कुछ करना, उसके ऊपर चला गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एफिशिएंटली होना चाहिए, यानी मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट जब आप निकालते हैं तो उसको कहते हैं एफिशिएंट। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने पाई, इधर काम हुआ, इधर आपने लाइट्स मशीन ऑफ कर दी, लाइट्स ऑफ कर दी, ठीक है, सारा कुछ ये काम ये जो है सारा आपका था एफिशिएंटली वर्क हुआ, तो ये एफिशिएंसी कहलाती है। ये आ जाता है कब, जब आप ट्रेडिशनली वर्क कर रहे हैं। कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मैंने बताया ज़्यादातर आप लोग फॉलो कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको फॉलो करना है, तो इसके अंदर आप इधर उधर चूँ चरा नहीं कर सकते, तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा इसके अंदर। कंट्रोल, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देयर एम्प्लॉइज एट देयर वर्क। क्लैरिटी, क्लियर, मैंने बताया ऐसी चीज़ें होंगी बिल्कुल वाज़ेह, किसने कहाँ से आना है, किस तरह मूव करना है, आके बैठ जाना है, काम करना है, यूँ उठ के चले जाना है, ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर, बड़ा डिफाइंड होगा, इसके अंदर कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। रिलेटिव डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस, थोड़ी से हम इसके अंदर जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी देख लेते हैं। स्लो टू अडेप्ट, ठीक है, नई चीज़ें मुश्किल से अपने अंदर हजम करते हैं, ठीक है, ये यानी जिद्दत आनी जिसे हम कहते हैं, इनोवेशन होनी चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता होती है, यानी एक प्रोसेस जो आपको सदियों से चला रहा है। अगर आप फौजी इदारा देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी अरसे तक आपको बिल्कुल उसी तरह की बैरिक्स बनी हुई, अगर आप चले जाओ कहीं भी तो आपको उसी तरह का अंदाज का चीज़ें मिलेंगी, यानी अगर दुनिया बदल चुकी है काफ़ी, लेकिन आपको कुछ अंदाज़ वहाँ का जो है वो कुछ सिमिलैरिटीज़ उस वक्त की भी आपको लगेंगी कि ये वही सारा। ब्यूरोक्रेसी में आ जाओ तो वो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं, तो ये बहुत स्लो होते हैं अडेप्ट करने के अंदर जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसी वजह से वो ट्रेडिशनल है। कैन बी स्लो टू अडेप्ट टू चेंज एज डिसीजंस मस्ट बी मेड एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, क्योंकि ये सब कुछ जो टॉप से आ रहा है वो उसी को फॉलो करना है। लिमिटेड एम्प्लॉय ऑटोनॉमी, या आज़ादी हासिल नहीं होती एम्प्लॉयज़ को थोड़ी बहुत कि वो अपना थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकें, कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकें, कुछ आज़ादी से काम कर सकें, तो इतना उनको मैसर नहीं होता। Traditional organizations can limit employee autonomy as employees are typically expected to follow orders from their superiors, यानी बस जो orders आ रहे हैं वही आपने follow करने हैं, तो ये वाली situation। Silos, traditional organizations can create silos as department may not communicate effectively with each other, ठीक है, silos का मतलब यही होता है कि डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन होती है। Boundaryless organizations are characterized by a more fluid structure with fewer barriers between departments and between the organization and its external environment. Boundaryless organization जो है वो characterize की जाती हैं ज़्यादातर जो है अपने ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत आसानी से आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। विद फ्यूअर बैरियर्स, कोई बैरियर्स नहीं होते बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दे आर डिजाइन टू बी मोर फ्लेक्सिबल। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़्यादा नजर आएगी, लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे होंगे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे। जी, adaptable in traditional organizations and they often empower employees to make decisions and take risks, ठीक है, यहाँ पे जो आपको एम्प्लॉयज़ हैं उनको एम्पावर किया जाता है और उनको फैसला लेने की और रिस्क लेने की जगह दी जाती है। एक थोड़ी सी मिसाल यहाँ पे देती हुई चलूँगी। नॉर्थ वे जो आपका स्टोर है, अमेरिकन स्टोर है चीज़ों का, जिस तरह आपका इम्तियाज़ स्टोर है इस तरह, तो वहाँ के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो बिल्कुल जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ जिसे कहना चाहिए सेल्स पर्सन, ठीक है, उनका जो है ताल्लुक़ डेवलप कर दिया है कस्टमर्स के साथ, और उनको एम्प्लॉय नहीं कहा जाता, उनको पुकारा ही क्या जाता है कि ये हमारे एसोसिएट्स हैं, उनको इतना रुतबा दे दिया। एसोसिएट होने का मतलब ये है कि वो क्या कर सकता है, अपना फ़ैसला ले सकता है, अपने तौर पर अपनी कंपनी की तरफ से फ़ैसला ले रहा है। मसलन एक औरत आती है, शूज़ लेके आती है, वो कहती है कि मेरे ये शूज़ जो है ना, ये मैंने तुम्हारे यहाँ से नहीं ख़रीदे,
लेकिन जो है मुझे इस किस्म के शूज़ पसंद है और मुझे मेरे ये छोटे हो गए तो मुझे इस किस्म के शूज़ चाहिए। तो वो आदमी क्या करता है, वो जो सेल्स पर्सन है वो उसका डिब्बा लेके रख लेता है। तो वो बार बार उसे जताती है, वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे स्टोर से नहीं लिया, ये मैं तो फला तुम्हारे बराबर में या उधर से मैं लेकर आई हूँ ये शूज़, ये तुम्हारे नहीं है। तो वो कहता है नहीं कोई बात नहीं मैम, आप रहने दीजिए, आप रख दीजिए इसको यहाँ के ऊपर, और आपको जो पसंद है इस टाइप के ये वाले शूज़ हैं वो करके और उसको निकाल के दे देता है और ये करता है। तो फिर उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक इस तरह करके उसको नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाया जाता है और उसको किया जाता है। क्यों कि अगर आम जो इदारे होते हैं उसमें अगर कोई इस तरह कर देता तो उसको नौकरी से ही बाहर कर दिया जाता। आम रूटीन क्या होता कि भाई तुमने कैसे, यानी बगैर किसी बॉस से पूछे हुए, बगैर उसके कि तुमने उससे शूज़ लेके भी रख लिए और उसको तुमने क्या किया कि वो फैसिलिटेट भी कर दिया, उसको मैसर भी कर दिया। तो उसने कहा कि मैंने सिर्फ एक बंदा नहीं बनाया, मैंने आपके कितने कस्टमर क्रिएट कर दिए। अब ये जहाँ जहाँ जाएगी ये बताएगी कि यहाँ के लोग मेरे साथ कितने अच्छे तरीके से पेश आए, और फिर ये अपने भाई को भी बताएगी, अपने कज़न को भी बताएगी, अपने शौहर को भी बताएगी, अपने सबको बताएगी और उन सब को पकड़ के इस स्टोर के ऊपर लेकर आएगी। तो मैंने एक कस्टमर नहीं बनाया, मैंने कितने कस्टमर बना दिए, इतने कस्टमर बना दिए। और ऐसा हुआ और फिर वहाँ से कस्टमर्स आए, जब ये हुआ तो उसको उसका नोटिस बोर्ड पे नाम लगा कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, इस तरह। तो ये स्टोरीज़ वहाँ के ऊपर होती रहती हैं। नॉर्थ वे जो आपका जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ के ऊपर इस तरह की कि उन्होंने एसोसिएट्स, वो कहती हैं उनको एसोसिएट्स, और वो उनको फैसला देने की सलाहियत उनको दे दी उन्होंने। तो इस तरह की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि वहाँ के ऊपर वो उनको ऑटोनॉमी देते हैं, इसे कहते हैं ऑटोनॉमी। थोड़े अपने आज़ादी उनको दी हुई है कि आप छोटा मोटा जो इतने हद तक उन्होंने उनको वो दे दिया है कि आप इस पर फैसले ले सकते हो। तो वो जब इस तरह लेके रखते हैं तो फिर उनकी कंपनी भी ग्रो करती है। इसी तरह उसका नाम हो गया बिजनेस स्टोर का। तो टाइप्स ऑफ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस, अब इनकी टाइप्स हम देखते हैं तो कौन सी हो सकती हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, नेटवर्क और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। वर्चुअल में देखो क्या होता है कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें कोई आपको फिजिकली कोई जगह नहीं नज़र आएगी, ठीक है, कि आप वहाँ जाके बाकायदा काम कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है और आप उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देते हो। दूसरी आपको बताई थी नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग क्या होती है, वो एक पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है, जिस तरह मैंने बताया एक पूरी फॉर्मल एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ के ऊपर नेटवर्किंग होती है, आपस में जो है सब जुड़े हुए होते हैं और उस तरीके पे काम हो रहा होता है। तो वो पूरी नेटवर्किंग चल रही होती है। वो दोनों तरीके से हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है और वर्चुअली भी हो सकती है नेटवर्क। और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें भी यही होता है कि वो फिजिकली भी हो सकती है और वर्चुअली भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने तीन इसके अंदर चीज़ें बताई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी जाहिर बात है अब इसके अंदर रिजिडनेस नहीं होगी। रिजिड कब होती है, जब ट्रेडिशनल होती हैं। जो बाउंड्रीलेस होंगी उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रिजिडनेस नहीं होगी। एम्पावरमेंट होगा, यानी दूसरे को ताकत देनी है आपने, ठीक है। आप थोड़ा सा उसे थोड़ा सा दोगे, वो खुश होकर आपका काम करेगा, आपसे एसोसिएट होना पसंद करेगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ तैयार करके लेकर आएगा। तो एम्पावरमेंट हो गई। कोलैबोरेशन, मैंने कहा था कि ये ऐसी चीज़ डेवलप हो जाती है जब बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कोलैबोरेशन हो जाता है तो फिर आपको अच्छी क्रिएटिविटी ही नज़र आती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फोकस ऑन इनोवेशन, यहाँ के ऊपर जिद्दत को ज़्यादा पसंद किया जाता है। बनिस्बत एक जगह पे आप काम करते रहें तो स्पेशलाइजेशन तो आ जाती है मगर जिद्दत नहीं आती। लेकिन जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ के ऊपर इनोवेशन ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। नई से नई आपको चीज़ें कुछ ना कुछ देखने को मिलती रहती हैं। कुछ एडवांटेजेस होते हैं वो भी देख लेते हैं। अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, कि आप नई से नई चीज़ें आप अडाप्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेटर एबल टू अडाप्ट टू चेंज दैन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एम्प्लॉय ऑटोनॉमी होती है, कुछ आज़ादी इनको मैसर होती है। ये अपनी क्रिएटिविटी, अपना काम जो है वो सामने ला सकते हैं, अपनी चीज़ें बता सकते हैं बॉस के पास। यानी ये जो कम्युनिकेशन है ये पूरी तरीके से होगी। यहाँ बैठा है कोई, यहाँ से भी वाले से भी बात कर सकता है, यहाँ वाले से भी बात कर सकता है, इसको भी दिखा सकता है, राय भी ले सकता है सबकी इकट्ठा। कुछ कमी बेशी हो तो वो भी उसको पूरी की जा सकती है, कोई सामने से हेल्प कर दे, कोई इधर से कर दे, इस तरह करके जो है तो ये इस तरीके से भी चल सकती हैं। तो ये जो है इसकी मिसाल मैं आपको दे दूँ, गूगल है सबसे बड़ी इसकी मिसाल, ठीक है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन दराज हो गई। और दूसरे इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जिनमें बाउंड्रीज नहीं होती हैं, लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कस्टमर फीडबैक आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, आपस में एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। तो ये चीज़। इनोवेशन, बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन मोर इनोवेटिव दैन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं ट्रेडिशनल के मुकाबले में। रिलेटिव डिसएडवांटेजेस, थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेजेस क्या होता है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे आपको बाउंड्री लेस है क्योंकि हर कोई किसी से बात कर रहा है तो फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको नहीं नज़र आता। कैन लैक स्ट्रक्चर विच कैन लीड टू कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की तरफ या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाती है। किस तरफ, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग,
ठीक है। कोऑर्डिनेट करना, इट कैन बी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज इन अ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन एज देयर आर फ्यूअर फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, वो बॉस है, वो सख्ती करेगा, उसको जवाब देना है, कुछ इस तरह करना है, तो इस तरह की चीज़ होती नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है आपके लिए, डिफिकल्ट हो जाती है कोऑर्डिनेट करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी में भी यही मसला होता है कि समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन किसका बॉस है और कौन किसको जवाब दे, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मसला भी होता है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू होल्ड एम्प्लॉइज अकाउंटेबल इन अ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन एज देयर आर फ्यूअर क्लियर लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़्यादा वो भी नहीं पता होती, और फिर वो कहते हैं कि मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं गया, क्रिएटिविटी तो आपका लेके आप शुरू हुए थे, मैं तो उसी के ऊपर काम कर रहा था मसलन। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात यहाँ के ऊपर हमें देखने में नज़र आ जाती हैं। या फिर हम किसको जवाब दें, हमारा बॉस कौन है, और वो कहता है नहीं ये मेरा बॉस है, वो कहता है नहीं ये आपका बॉस है, तो वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हो जाते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी का ये वाला मसला आ जाता है। चॉइस, अब आपने जब आप ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हो तो सोच रहे हो कि मुझे चुनना कौन सा इसमें से, आया मैं ट्रेडिशनल चुनूँ या बाउंड्रीलेस चुनूँ, तो आपने कौन सी चॉइस क्या होगी आपकी। द चॉइस बिटवीन अ ट्रेडिशनल एंड बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये डिपेंड करेगा इन फैक्टर्स के ऊपर, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन साइज, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, इंडस्ट्री में कौन सी वर्क कर रहे हो, एंड कल्चर क्या है, किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हो। Traditional organizations may be a better fit for organization that need a high degree of efficiency and control. अगर आपकी organization कुछ इस किस्म की है जो culture के through है, need high degree of efficiency चाहिए, control चाहिए, while boundaryless organizations may be better fit for organizations that need to be flexible and adaptable. अगर boundaryless organization है तो फिर ये वाली अच्छी रहेगी। Ultimately, the best organizational structure is one that helps our organization achieve its goals. ज़्यादातर जो है आपको इस चीज़ के ऊपर नज़र रखना होगी कि आपके गोल्स, आपके टारगेट्स क्या हैं, उसके लिहाज से कौन सी सूट करती है। और ज़्यादातर आमतौर पे मैं बता दूं, आपको बताती चलूँ कि जो आपको सूट करेगी वो इन दोनों का ब्लेंड होगा, इन दोनों का मिक्सचर होगा, ठीक है। वो अलहदा से ना तो पूरी तरह बाउंड्रीलेस होगी, ना ही वो पूरी तरह हायरार्किकल ट्रेडिशनल होगी, ठीक है। वो इन दोनों का मिक्सचर होगा। वहाँ पे आपको थोड़ी सी अथॉरिटी भी नजर आ जाएगी। मिसाल मैं आपको इसकी गूगल की दे चुकी हूँ। गूगल के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर मिक्स होते हैं, यानी वहाँ अथॉरिटी भी होती है, लाइन अथॉरिटी भी, और साथ साथ उन्होंने थोड़ी सी ऑटोनॉमी, आज़ादी भी दी हुई है वर्कर्स को, क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं वहाँ के ऊपर, और मुख्तलिफ इस किस्म की चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो ये चीज़ें भी शामिल हैं। Considerations for choosing between traditional and boundaryless organization. Industry, the industry in which the organization operates is a key consideration when choosing between a traditional and a boundaryless structure. Traditional organizations are often better suited for industries that are characterized by stability and routine, while boundaryless organizations are often better suited for industries that are characterized by change and innovation. तो ये ठीक है, दो वर्ड्स में क्या अंदर इन्होंने डिफाइन कर दिया। अगर वो स्टेबिलिटी और रूटीन चाहता है तो फिर किस में जाना है, ट्रेडिशनल में, ठीक है। और अगर वो जो है वो चाहता है, चेंज चाहता है और इनोवेशन चाहता है, तो फिर कहाँ आना है, बाउंड्रीलेस, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस एज इट अलाउज देम टू कनेक्ट एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स अक्रॉस geographic boundaries. Organizations that operate in industries that are heavily reliant on technology may be more likely to benefit from a boundaryless structure. Technology सबसे ज़्यादा important किरदार अदा कर रही है किसके अंदर, boundaryless organizations के अंदर। आपको पता है virtual organizations इसके अंदर बहुत सारी आ जाती हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी एक अहम किरदार अदा कर रही है। कल्चर एक अहम किरदार अदा करता है कि आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो। न सिर्फ आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना भी एक कल्चर होता है, ठीक है। अगर आप ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाओगे तो वहाँ का एक खास कल्चर होता है जो आपको वहाँ एंटर होते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं किसी ब्यूरोक्रेटिक इदारे में एंटर हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप किसी बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओगे तो वहाँ का भी अपना एक कल्चर होता है जो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस वक्त किसी बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हूँ, तो ठीक है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स मैंने बताया इन दोनों के क्या होते हैं, इन दोनों के मिक्सचर जो होते हैं वो आपको कहलाएंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, यानी उसके अंदर आपको थोड़ी सी बाउंड्रीलेस की भी खुसूसियात नजर आएंगी और थोड़ी सी आपको किसकी भी नजर आएंगी, कल्चर जो ट्रेडिशनल है उसकी भी नजर आएंगी। तो द केस ऑफ गूगल, ये मैंने आपको बता दिया, गूगल के अंदर आपको दोनों की चीज़ें नजर आती हैं। गूगल में लाइन अथॉरिटी भी होती है और इसके अंदर क्या होता है, जो आपको बाउंड्रीलेस वाली जो कंडीशन होती है वो भी होती है। तो ये गूगल की सबसे अच्छी मिसाल थी। थोड़ी सी इसके अंदर इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑन एम्प्लॉइज, इम्प्लीकेशंस ऑफ, ठीक है,
तो ये एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, एम्प्लॉयज़ के हवाले से देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स एम्प्लॉयज़। Employees in traditional organizations may feel more secure and stable, while employees in boundaryless organizations may feel more empowered and autonomous. ठीक है, ये तो फायदे हो गए। However, employees in boundaryless organizations may also feel more stressed and uncertain as they may have less clear direction and fewer formal lines of authority. थोड़ा बहुत उनको ख़तरा रहता है क्योंकि पूरी अथॉरिटी नहीं है, पूरा एक तरीके से काम नहीं हो रहा, तो ये थोड़े से ख़तरात भी हैं जो बाउंड्री लेस के अंदर लोगों को रहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कस्टमर्स के साथ इन इदारों में जो बाउंड्री लेस होते हैं कि वहाँ के ऊपर वो थोड़ा सा स्ट्रेस, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाती हैं। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो मैंने बताया इन दोनों का कॉम्बिनेशन यही आपको जो है ये फ्यूचर बताएगा और यही ज़्यादातर फ्यूचर होगा ऑर्गेनाइजेशंस का कि उसके अंदर अथॉरिटी भी कुछ ना कुछ कंट्रोल भी आपको चाहिए, तो थोड़ी सी आपको लाइन अथॉरिटी भी नज़र आएगी। लेकिन साथ साथ क्योंकि जिस तरह ज़माना चेंज हो रहा है, डायनामिज्म का नाम इसको देते हैं हम, तो ये जहाँ जहाँ आपको नज़र आएगा वहाँ के ऊपर आपको थोड़ा सा मॉडर्न टच भी नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नज़र आने वाली हैं आपको।